नमस्कार। मैं भौतिकी विभाग के राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी में व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। पिछले दिनों में हमने क्वांटम मैकेनिक्स की सीमाएं, किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन लॉ सबकी विवेचना की थी और हमने आइंस्टीन के द्वारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया उसकी भी विस्तृत रूप से विवेचना की है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को जो व्याख्या की गई उसमें प्रमुख रूप से ये बताया गया कि प्रकाश विकिरणों के पार्टिकल नेचर में है और इस की एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, फोटोन के बंडल्स हैं, एनर्जी NH फॉर्म में है और इस प्रकार से जो व्याख्या दी गई उस व्याख्या पर हर्ट्ज के द्वारा जो प्रायोगिक परिणाम मिले उनकी व्याख्या संभव हो पाई थी और इस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला। इस कार्य के उपरांत साइंटिस्ट H. कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया, कॉम्पटन प्रभाव दिया और आज हम इसी कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब विकिरण कणों की भांति ही व्यवहार करते हैं, इतना ही नहीं वो पार्टिकल नेचर की तरह टक्कर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ जो इनका टक्कर कोलिजन प्रोसेस होगा उसमें संवेग की परिवर्तन भी होगी। साइंटिस्ट कॉम्पटन ने एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था वो इस चित्र में दिखाया गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है, एक्सरे सोर्स है और इस एक्सरे सोर्स को कॉलीमीटर से पास किया गया है और पैरेलल बीम एक्सरेज की फिर एक ग्रेफाइट ब्लॉक पर डाली जा रही हैं, जिसे मैंने चित्र में दिखाया है। जब एक्सरेज का कुछ पार्ट स्कैटर से स्कैटर्ड हो जाता है, जबकि जो भी शेष भाग है वह सीधा निकल जाता है। प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की वेवलेंथ पाई जा रही है। एक वेवलेंथ वो है जिसका मान आपाती एक्स रेज के तुल्य है, जबकि जो दूसरी वेवलेंथ पाई जा रही है उसका जो मान है वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा है। जब वेवलेंथ में परिवर्तन हो रहा है तो हम उस को मॉडिफाइड रेडिएशन कह रहे हैं और एक स्थिति जिसमें कि वेवलेंथ के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है अनमॉडिफाइड रेडिएशन कहलाती है। विकिरणित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का जो अंतर है, हम उस अंतर को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं और यह कॉम्पटन शिफ्ट स्कैटरिंग एंगल पर निर्भर करता है, जिसे कि मैंने आगे डायग्राम्स में दिखाया है। एक्स रेज प्रकीर्णन में आपाती एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य की
प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की जो घटना है, जो ये प्रभाव है, यह प्रभाव ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो कॉम्पटन प्रभाव में जो प्रकीर्णित एक्स किरण होगी उसकी तरंगदैर्घ्य के मान में, उसका तरंगदैर्घ्य का मान आपाती एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के मान से ज़्यादा होना चाहिए। कॉम्पटन शिफ्ट जो आगे चित्र है उसे स्पष्ट किया हुआ है कि आपाती एक्स किरण आवश्यक रूप से एक ही तरंगदैर्घ्य की थी, लेकिन स्कैटर्ड एक्सरेज में तरंगदैर्घ्य के संगत पीक्स के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। उनमें से एक पीक के संगत जो तरंगदैर्घ्य है वह आपाती एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य के समान है, तथा दूसरा जो पीक हमको मिल रहा है उसके संगत आपाती तरंगदैर्घ्य से तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा है। ध्यान रहे, जिस प्रकार से इस प्रभाव में हमें स्कैटर्ड प्रोसेस में दो प्रकार की वेवलेंथ प्राप्त हो रही हैं। पहली वेवलेंथ जो ओरिजिनल इंसिडेंट एक्सरे है, दूसरी वेवलेंथ जिसमें कि मान बढ़ गया है। इसी प्रयोग को साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे किया गया था और फिर उसमें हमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन, यानी उसमें जो फ्रीक्वेंसी मिली थी वो कम और ज़्यादा मिली थी, जिसको हमने स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन कहा था। इस प्रभाव की रचना 28 फरवरी 1928 को की गई, जिसको दुनिया रमन प्रभाव के नाम से जानती है और वैज्ञानिक रमन को इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। मैंने इस चित्र में डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पर जो वेवलेंथ के पीक्स मिल रहे हैं उनको बताया है। स्कैटरिंग एंगल 0, 45, 90, 135 पर आप देखिएगा 0 जब डिग्री है तो उस केस में सिर्फ एक पीक है। 45 डिग्री पर दो पीक विजिबल हो रहे हैं, 90 पर भी दो स्पष्ट हो गए हैं और 135 डिग्री पर दोनों पीक्स के मध्य में अंतर बढ़ गया है। दोनों पीक्स के मध्य में जो अंतर है हम उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस कॉम्पटन शिफ्ट का जो मान है, इस कॉम्पटन शिफ्ट का मान स्कैटरिंग एंगल पर अधिकतम है, स्कैटरिंग एंगल पर निर्भर करता है। इस प्रभाव की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा संभव नहीं हो पाई। क्लासिकल फिजिक्स इस कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में असफल रही, क्योंकि जब मोनोक्रोमेटिक और हाई फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज होती हैं और जब वो मेटल पर डाली जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत लो एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं, जिसको मैंने इस प्रकार से व्याख्या की है। प्रकीर्णित एक्स किरणों में तरंगदैर्घ्य की उपस्थिति का कारण विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया नहीं जा सका। इस सिद्धांत के अनुसार जब न्यू आवृत्ति से एक्स किरणों में दोलन विद्युत क्षेत्र सदिश प्रकीर्णित लक्ष्य से मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपातित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसी आवृत्ति के सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। दोलनी इलेक्ट्रॉन की गति आवेश की त्वरित गति का उदाहरण है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो स्कैटर्ड एक्स रेज है, उस स्कैटर्ड एक्स रेज में केवल एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वह वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की होगी। दूसरी बात यह भी है, इस क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो इसकी इंटेंसिटी का मान है वह इंटेंसिटी का मान भी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I0 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये दो बातें थी। दोनों ही बातें प्रायोगिक रूप से मैच नहीं करती हैं, प्रायोगिक रूप से मेल नहीं खाती हैं और इस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहती है। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या के लिए हमको
इस रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर ही आना पड़ता है। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यही बताया कि एक्स रेज न्यू आवृत्ति की वेव नेचर में ना होकर पार्टिकल नेचर में हैं, जिनकी एनर्जी E=h²। फोटोन के बंडल हैं, फोटोन के समूह हैं, तथा ये ग्रुप जब स्कैटर्ड लक्स के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करते हैं, टक्कर करते हैं, तो एक्स रेज का फोटोन कुछ टक्कर में कुछ अपनी एनर्जी का लॉस करता है, क्योंकि ये कुछ पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और इस प्रकार से जो स्कैटर्ड फोटोन है, जब वो स्कैटर्ड फोटोन है, उसकी कुछ एनर्जी का मान कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप वेवलेंथ का मान बढ़ जाएगा। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुई है, उस एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकेगा। यही टक्कर का जो सिद्धांत है, यही कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन प्रभाव का गुणात्मक विश्लेषण है। कल हम इस कॉम्पटन प्रभाव के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। धन्यवाद।